हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के एक सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और इस विषय का शीर्षक है भारतीय संघात्मक प्रणाली। जैसा कि आप पीपीटी में देख पा रहे हैं, इंडियन फेडरल सिस्टम के नाम से इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। यद्यपि भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरल वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। भारतीय संघात्मक प्रणाली किसी विशिष्ट प्रणाली का प्रतिबिंब नहीं है, अपितु यह अनेक प्रणालियों का, अथवा हम कह सकते हैं कि संघात्मक और एकात्मक प्रणाली का एक मिश्रित स्वरूप है। भारतीय संघात्मक प्रणाली को समझने से पहले हमें संघ शब्द को समझना होगा। दोस्तों, जो संघ शब्द आपको दिखाई देता है वह संघ शब्द लैटिन भाषा के फोइड्स शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? लैटिन भाषा का एक शब्द है और लैटिन भाषा के इस शब्द का नाम है फोइड्स। तो संघ जो शब्द है वह बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द है जिसे फोइड्स के नाम से जाना जाता है। फोइड्स एक लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ क्या है? फोइड्स का मतलब होता है संधि या समझौता। संधि या समझौता अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब किसी संघ का निर्माण संधि या समझौते के माध्यम से होता है तो उसे हम फेडरेशन कह सकते हैं। अगर दुनिया में फेडरेशन की बात करें तो जो वर्ड जो कहा गया है फेडरेशन, वह वास्तव में संघात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शब्द है। जब हम फेडरेशन की बात करते हैं तो इस दुनिया में सबसे पहले फेडरेशन हमें अमेरिकी फेडरेशन दिखाई देता है। तो अमेरिकी संघ दुनिया का पहला जो संघ है या पहला फेडरेशन है वह कौन सा है? अमेरिकी संघ आधुनिक दुनिया का पहला संघ माना जाता है। अमेरिकी संघ का गठन कैसे हुआ उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अमेरिकी संघ कैसे बना। दोस्तों, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका ब्रिटेन उपनिवेश से आज़ाद हुआ। अमेरिका कब आज़ाद हुआ? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ब्रिटिश गुलामी से वह आज़ाद होता है और इस आज़ादी के बाद 1787 ईस्वी में जो राज्य आज़ाद हुए वो राज्य थे 13 स्वतंत्र राज्य। इन 13 स्वतंत्र राज्यों के द्वारा अमेरिकी संघ का निर्माण किया गया। ऐसे स्वतंत्र राज्य अगर भारतीय नेशनल मूवमेंट में अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्र राज्य नहीं, फिर भी हम कह सकते हैं ऐच्छिक रूप से लगभग 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे और लगभग 562 देसी रियासतें थी, जिनको मिलाकर एक भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। परंतु यदि आपको स्मृति में हो तो 1935 का अधिनियम और उस अधिनियम को जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है, उस भारत शासन अधिनियम 1935 की एक धारा थी। कुल इसमें 321 धाराएं थी। इनमें से जो धारा संख्या 5 थी या सेक्शन 5 था, उसमें दी फेडरेशन ऑफ इंडिया के गठन का प्रावधान था। यद्यपि 1935 के अधिनियम का यह प्रावधान दी फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ, नोट अखिल भारतीय संघ, भारत संघ का प्रावधान लागू नहीं हो पाया, केवल जो प्रांतीय प्रावधान था वो लागू हुआ। दूसरा, ये फेडरेशन क्यों नहीं बन पाया, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अगर आप समझेंगे तो फेडरेशन नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण था कि इस संघ में ब्रिटिश प्रांतों और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों का मिलना अनिवार्य था। परंतु जो 562 रियासतें थी, कितनी रियासतें दोस्तों? 562 रियासतें थी। उन रियासतों को ये स्वतंत्रता थी कि वो चाहे तो संघ में मिले या संघ में नहीं मिले। और उसके साथ टर्म और कंडीशन ये भी थी कि जब रियासतें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलेंगी तो कम से कम 50% रियासतों का मिलना संघ के लिए जरूरी है और इसी के साथ 50% जनसंख्या का बहुमत या सहमति मिलना भी जरूरी है। इसका मतलब है साथियों कि इस संघ के लिए प्रांतों और उनके लिए ऐच्छिक था,
परंतु देशी रियासतों के लिए यह संघ एक तरह से प्रांतों के लिए अनिवार्य था, देशी रियासतों के लिए अनिवार्य न होकर ऐच्छिक था और इसलिए यह संघ अस्तित्व में भी नहीं आया। तो दी फेडरेशन ऑफ इंडिया का कंसेप्ट ब्रिटिश भारत में था और जहां 1935 के अधिनियम के द्वारा हमें एक संघीय व्यवस्था के प्रावधान का स्वरूप भी प्रदान किया गया है। अब अमेरिकी संविधान की अगर हम बात करें तो अमेरिका का जो संविधान है, जैसा अगर आपको थोड़ा बहुत स्मृति में होगा तो अमेरिका का संविधान अमेरिका के संविधान निर्माताओं के द्वारा सन 1787 से 1789 ईस्वी में अमेरिका का शहर, जिसे फिलाडेल्फिया के नाम से जाना जाता है, फिलाडेल्फिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इसका निर्माण हुआ और ये लगभग 2 वर्षों में संविधान बनाया गया। इसमें मात्र केवल 7 अनुच्छेद थे। ये दुनिया का पहला लिखित संविधान था और दुनिया का सबसे लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। इस संविधान की प्रक्रिया में भाग लेने वाले 13 राज्य संप्रभु राज्य थे और स्वतंत्र राज्य थे। संप्रभु और स्वतंत्र राज्य थे। संप्रभु राज्यों का मतलब है ऐसे राज्य जिनके पास अपनी एक सत्ता थी, अपनी एक सुप्रीम पावर थी। भारत में देशी रियासतों के पास और अन्य ब्रिटिश प्रांतों के पास और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के पास ऐसी संप्रभुता नहीं थी। तो ये 13 संप्रभु राज्य जब एक हुए तो उनके बीच जो समझौता हुआ, उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है? फ्लोयड संधि या एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। यह समझौता ये अमेरिकी संघ का समझौते का परिणाम था। अमेरिकी संघ 13 संप्रभु राज्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बरकरार रखना चाहते थे, अपनी स्वतंत्र पहचान को बनाए रखना चाहते थे, इसलिए वो 13 राज्य मिले। परंतु ऐसे 13 राज्य जिनसे बनने वाला संघ दोस्तों अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहलाता है। भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, जबकि अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 3 और 4 है उसके तहत भारतीय राज्यों का विनाश किया जा सकता है। विनाश का मतलब है कि उनके क्षेत्र, सीमा, नामकरण में बदलाव कर सकती है संसद। परंतु अमेरिका में जो 13 राज्य थे 1789 में, अब 50 राज्य और एक डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया संघीय जिला है। इन 50 राज्यों के नामकरण, क्षेत्र और संविधान में परिवर्तन करना अमेरिकी संघ सरकार के अधिकारिता क्षेत्र में नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो संघ बना, क्या वह फेडरेशन था अथवा यूनियन था। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि भारतीय संविधान में भारत संघ का नाम क्या है। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले अनुच्छेद 1 के पास जाना होगा और अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, आर्टिकल फर्स्ट में मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात इंडिया जिसे भारत के नाम से जाना जाता है, इंडिया जिसे भारत के नाम से जाना जाता है वह राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों का संघ होगा तो यहाँ जो संघ शब्द है वहाँ इंग्लिश में इसके लिए यूनियन शब्द का संघ, या आप कह सकते हो यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस भारत संघ की हम बात करते हैं अनुच्छेद 1, इंडिया जिसे भारत के नाम से जाना जाता है वह राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो हमारे जो भारत की संघीय व्यवस्था है उसमें भारत संघ के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है? भारत संघ के लिए दोस्तों यूनियन शब्द का यूज किया गया है। यूनियन और फेडरेशन में यही अंतर है कि फेडरेशन एक समझौते के तहत बनता है, जिस फेडरेशन में मिलने वाली इकाइयां अपनी स्वतंत्र पहचान रखती हैं और अस्तित्व रखती हैं, जबकि यूनियन में जो इकाइयां मिलती हैं वह अपनी पृथक पहचान नहीं रखती और उन यूनियन में परिवर्तन करना
या हम कह सकते हैं कि यूनियन की अपेक्षा जो यूनियन का संघ है या यूनियन का जो समूह है वह समूह ज्यादा शक्तिशाली होता है और यूनियन बहुत कमजोर होता है। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। इसके अलावा हमें भारत संघ को समझने से पहले डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन को समझना होगा। भारतीय संविधान के जनक के नाम से जिनको जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर, जिनको कहा जाता है कि इन्हें संविधान का जनक न कहकर जननी कहा जाना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दो विचार हैं। पहला विचार है कि भारत के संघ में जिन इकाइयों का विलय हुआ, भारत के संघ में मिलने वाली इकाइयां यानी कि देशी रियासतें, ब्रिटिश भारत के प्रांत और क्षेत्र, भारत संघ में मिलने वाली इकाइयां संप्रभु नहीं थी, संप्रभु नहीं थी। सबसे बड़ी बात, पहली बात ये कह रहे हैं कि भारतीय संघ में मिलने वाली जो इकाइयां थी वो संप्रभु नहीं थी। और दूसरा विचार अंबेडकर जी का क्या है कि जो संघ में मिलने वाली इकाइयां संप्रभु नहीं थी तो इन इकाइयों को, दूसरा विचार है, इन इकाइयों को संघ से अलग होने का हक नहीं था। इन इकाइयों को संघ से अलग होने का हक होने का हक नहीं था। क्या नहीं था? होने का हक नहीं था। देखिए, अमेरिकी संघ की जो इकाइयां थी वो संप्रभु थी, हमारी इकाइयां संप्रभु नहीं थी। और जो इकाइयां संघ से अलग होने का हक नहीं था, अमेरिका में भी दूसरा प्रोविजन तो लागू होता है कि उन्हें भी संघ से अलग होने का हक नहीं है। अगर राज्यों का फेरबदल या परिवर्तन राज्यों की इच्छा पर निर्भर है, परंतु राज्य अमेरिकी संघ, फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से अलग अलग न्यूयॉर्क देश या कोलंबिया देश या वाशिंगटन देश नहीं बना सकते, कंट्री नहीं बना सकते, नेशन नहीं बना सकते। ऐसे ही भारत के संघ, एक तो संप्रभु मिलने वाली कहें संप्रभु नहीं थी और दूसरा उन्हें भारत संघ से अलग होने का हक नहीं था। इसलिए हमारा जो संघ है वह अमेरिका के संघ की तरह भी नहीं है, संघात्मक प्रणाली जहां अमेरिका में सबसे पहले स्वीकार की गई है। अब जब हम अमेरिकी संघ की बात करते हैं, भारतीय संघात्मक प्रणाली, संघ शब्द हमने समझा जो लैटिन भाषा से बना है, जो संधि या समझौते को अभिव्यक्त करता है। पहला संघ अमेरिकी फेडरेशन कहलाता है। दूसरे संघ की बात करें तो वह संघ 1776 के बाद जो गठित होकर इस दुनिया में हमें दिखाई देता है। ऐसा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो संघ था वह 1874 का स्विट्जरलैंड का संघ था। यानी कि दूसरा जो संघ था वह 1874 में बना स्विट्जरलैंड का। और इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण संघ है जिसमें हम कनाडा संघ, दूसरा संघ कनाडा था, तीसरा स्विट्जरलैंड, पहला अमेरिका, दूसरा कनाडा और तीसरा स्विट्जरलैंड था। ऐसे संघों का निर्माण हुआ। अमेरिकी संघ, उसके बाद हम कह सकते हैं कि कनाडा संघ का गठन हुआ और उसके बाद हम कह सकते हैं स्विस संघ का। तो अमेरिका, दूसरा संघ था कनाडा 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 और तीसरा संघ था स्विट्जरलैंड। तीन संघ, दुनिया का पहला संघ अमेरिकी संघ था, 1787 में बना। दूसरा संघ कनाडा का संघ था, 1867 में बना। तीसरा संघ स्विट्जरलैंड था जो 1874 में बना। अब जब हम अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं तो भारत के राज्य संघ को विनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया, जिसे भारत के नाम से जाना जाता है, वह राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। कहीं भी संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। दी यूनियन, हिंदी में संघ है तो इंग्लिश में उस शब्द के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। वर्षन कई बार आता रहता है प्रस्तावना में, किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और संघ के लिए आंग्ल भाषा में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? संघ के लिए हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। यूनियन शब्द का प्रयोग करना अपने आप में ही एक पृथक महत्व रखता है। अमेरिकी संघ की अपेक्षा भारतीय संघ का स्वरूप अलग है। अब संघ को स्वरूप अलग क्यों है, इसको जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार संघात्मक प्रणाली क्या होती है। तब संघात्मक प्रणाली का हम अर्थ समझेंगे, उसी के बाद ये समझेंगे कि भारत की जो प्रणाली है वह संघात्मक है या नहीं है। तो संघात्मक प्रणाली है या नहीं है,
इसे जानने के लिए हमें संघात्मक प्रणाली की कुछ विशेषताओं को समझना होगा। तो आइए संघात्मक प्रणाली की 4 मूलभूत विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इन 4 विशेषताओं में पहली जो विशेषता है, वह विशेषता जो संघात्मक प्रणाली के लिए सबसे जरूरी है, वह है पहली विशेषता, कोई भी प्रणाली को जब हम संघात्मक प्रणाली कहते हैं उसके पहले हमें ये समझना होगा कि दूसरी प्रणाली क्या होती है। संघात्मक प्रणाली के समानांतर एक और प्रणाली होती है जिसको एकात्मक शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इनका अलग अलग नामकरण क्यों है? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें इकाइयों के माध्यम से संघ का सर्जन होता है और इकाइयों को शक्तियां दी जाती हैं उसे संघात्मक प्रणाली कहते हैं। और ऐसी प्रणाली जिसमें इकाइयां हो या न हो परंतु शक्तियां केवल केंद्र के पास ही रहती हैं, संघीय इकाई के पास रहती हैं, उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि संघात्मक और एकात्मक प्रणालियों का नाम क्यों आया? इसका मतलब है कि शक्तियों के विभाजन को लेकर आधुनिक दुनिया में 2 तरह की प्रणालियां हैं। पहली प्रणाली जिसे संघात्मक प्रणाली कहा जाता है और दूसरी प्रणाली जिसे एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। यदि शासन करने की शक्तियां 2 अलग अलग इकाइयों में, 3 इकाइयों में, 4 इकाइयों में बटी हुई हो तो उसको फेडरल सिस्टम कहते हैं, और अगर बटी हुई नहीं हो तो उसको एकात्मक या यूनिटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जब हम इस दुनिया में संविधानों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि संघात्मक प्रणाली कहाँ कहाँ पर है। विशेष रूप से वह अमेरिका में है, कनाडा में है, वह स्विट्जरलैंड में है, वह जर्मनी में है ऐसी शासन प्रणाली, भारत में है ऐसी शासन प्रणाली, नेपाल में है ऐसी शासन प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया में है ऐसी शासन प्रणाली, बेल्जियम में है, ब्राज़ील में है, नाइजीरिया में है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग अनेक देश होते हैं जहां पर ऐसी संघात्मक प्रणाली। और जब एकात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं जहां शक्तियां इकाइयों को नहीं बांटेगी, हो सकता है संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक में ज्यादा शक्तियां दी जाएं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दी जाएं। अगर हम ये बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वह साम्यवादी देश चीन का है, चीन में एकात्मक प्रणाली है। जापान में एकात्मक प्रणाली है। इसके अलावा फ्रांस में एकात्मक शासन प्रणाली है। इसके अलावा बेनिन है, चिली है, पेरू है, घाना है, जमैका है, माली है, इजराइल है, ताइवान है, उरुग्वे है, इटली है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। इन सब देशों में एकात्मक शासन प्रणाली के स्वरूप को अपनाया गया है। अब यदि ये बात की जाए कि संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों को लेकर अंतराल है, तो फिर संघात्मक शासन प्रणाली की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो उसे संघात्मक शासन प्रणाली के रूप में स्थापित करते हैं? तो अब हमें ये जानना होगा कि संघात्मक प्रणाली के कौन कौन से लक्षण हैं। संघात्मक प्रणाली जहां एक संघ की परिकल्पना की गई है, ऐसी प्रणाली जहां संघ के पास शक्तियां ज्यादा होती हैं उसे संघात्मक शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ऐसी शासन प्रणाली जहां पर 4 विविध लक्षण होते हैं लेकिन 4 आधारभूत लक्षण, जहां पर शासन की शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाता है, उस प्रणाली को संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो पहला लक्षण है शासन की सब शक्तियों का विभाजित होना। यदि शासन की शक्तियां सरकार के अंगों के बीच, सरकार की इकाइयों के बीच और सरकार के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय लेवल पर बांटी जाती हैं तो उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ऐसी संघात्मक शासन प्रणाली में एक लिखित संविधान होता है और लिखित संविधान और वह संविधान क्या होता है? सर्वोच्च होता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण इसका लक्षण है लिखित संविधान होना और इस संविधान की सर्वोच्चता होना। तो पहला लक्षण है शासन की शक्तियों का विभाजन होना या शक्तियां विभाजित होना। दूसरा है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता होना।
तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि अगर शासन की शक्तियों को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए तो एक ऐसी न्यायपालिका जिसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सक्रिय न्यायपालिका के नाम से जाना जा सकता है, ऐसी न्यायपालिका जो संघ और उसकी इकाइयों के बीच विवाद होने पर ऐसे विवाद का समाधान कर सके, निपटारा कर सके, ऐसी शासन प्रणाली को संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। इसके अलावा केंद्र में जो विधायिका होता है, केंद्र की जो विधायिका जहाँ कानून बनाया जाता है, संसद कांग्रेस, केंद्र की विधायिका में राज्य या इकाइयों को प्रतिनिधित्व, राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ऐसी शासन प्रणाली को संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। इस आधार पर यदि देखें तो अमेरिका की संघीय प्रणाली की बात करते हैं। पहले अमेरिका की संघीय प्रणाली में शासन की शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। शासन की ऐसी शक्तियां जो यूएसए की संघीय सरकार में हैं और यूएसए के वर्तमान 50 राज्यों में हैं, ऐसी शक्तियां संघीय शासन या संघात्मक सरकार यूएसए की शक्तियां और 50 राज्यों की राज्य सरकारों की अपनी शक्तियां। दूसरे नंबर पर लिखित संविधान और सर्वोच्च शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट और लिखित रूप से होता है और यह बंटवारा संविधान के द्वारा किया जाता है और संविधान बंटवारा करने वाला संविधान सर्वोच्च होता है। लेकिन संविधान क्या है, ये न्यायपालिका कहती। यदि शक्तियों को लेकर संघ के बीच और संघ की इकाइयों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, कोई संघर्ष हो जाता है, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्रिय भूमिका प्रदान की गई, अर्थात एक स्पष्ट सत्ता है। अमेरिका का न्यायालय दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। तीसरा लक्षण है केंद्र की विधायिका में अर्थात केंद्रीय विधानमंडल में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाना। अमेरिकी संघ की यदि बात करें तो अमेरिका में शुरू में 13 राज्य थे, आज 50 राज्य हैं और अमेरिकी विधायिका जिसे कांग्रेस कहा जाता है, अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। और ब्रिटेन की ऐसी विधायिका को संसद कहते हैं। भारत में भी इसको संसद कहते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, एक सदन का नाम सीनेट है और दूसरे सदन का नाम साथियों प्रतिनिधि सदन है। थोड़ा सा मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूं जो शायद आपको आता नहीं होगा। तो कांग्रेस के 2 सदन, सीनेट होता है, जनप्रतिनिधि। आप कह सकते हो कि जैसे भारत में कांग्रेस को संसद कहा गया है और जनप्रतिनिधि सदन को लोकसभा और सीनेट को राज्यसभा। तो भारत में राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है, परंतु यहाँ पर केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व सीनेट करती है और सीनेट में हर राज्य से 2 प्रतिनिधि होते हैं। कितने प्रतिनिधि होते हैं? 2। तो अमेरिका में कोई राज्य छोटा है या बड़ा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि अमेरिका की कांग्रेस के दूसरे सदन सीनेट में शामिल होंगे। सीनेट राज्यों का सदन माना जाता है। भारत में भी राज्यसभा राज्यों का सदन माना गया है, जिसका नाम भी राज्यसभा है। राज्यों की सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से इसको जाना जाता है। इन 4 आधारभूत लक्षणों के आधार पर हम ये देखेंगे कि भारत की संघात्मक व्यवस्था क्या संघात्मक है या नहीं है। तो संघात्मक प्रणाली क्या होती है तो हमने देख लिया। एकात्मक प्रणाली इसके विपरीत होती है कि शासन की शक्तियों को विभाजित नहीं किया जाता, संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करना जरूरी नहीं है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना जरूरी नहीं है और केंद्र में विधायिका में राज्यों को प्रतिनिधित्व देना जरूरी नहीं है। वे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, श्रीलंका, अफगानिस्तान ऐसी शासन प्रणालियों को इसमें शामिल किया गया है। अब हम तुलनात्मक रूप से देखें कि भारत की शासन प्रणाली क्या संघात्मक है या भारत की शासन प्रणाली क्या एकात्मक है। तो 2 प्रश्न हमारे सामने हैं। एकात्मक शासन प्रणाली, क्या भारत की शासन प्रणाली एकात्मक है या भारत की शासन प्रणाली संघात्मक है। तो पहली बात, हमने संघात्मक के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया है संविधान निर्माताओं ने और अनुच्छेदों में भी। तो भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक है। पहले हम संघात्मक के लक्षणों पर विचार करेंगे, संघात्मक है या नहीं है। नंबर 1, भारत में शासन की शक्तियों को बांटा गया है अथवा नहीं बांटा गया, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो साथियों, जैसा आपको पता है भारत में शासन की शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में शासन की शक्तियां कहां बांटी गई हैं?
7वीं अनुसूची में, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इस समय भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची और तीसरी सूची समवर्ती सूची है। 3 सूचियों के माध्यम से, सूची प्रणाली के माध्यम से भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके अलावा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ शक्तियां शहरी स्थानीय स्वशासन को और कुछ शक्तियां ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को दी गई हैं। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, उनके लिए संविधान में संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से उसे उन शासन के 29 विषय सौंपे गए हैं और उन 29 विषयों से संबंधित 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं और एक भाग भी जोड़ा गया है। शहरी स्थानीय स्वशासन 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नगर पंचायतों को जोड़ा गया है, उसमें 18 अनुच्छेद जोड़े गए हैं और नगरीय स्थानीय स्वशासन को 18 विषय भी प्रदान किए गए हैं। एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 18 अनुच्छेदों के माध्यम से उनको शक्तियां दी गई। इसके अलावा भाग 9 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ा गया है और कोऑपरेटिव सोसाइटियों को 13 अनुच्छेदों के माध्यम से शक्तियां प्रदान की गई है। इसका मतलब है कि नंबर 1 की जो विशेषता है कि शासन की शक्तियों का विभाजित होना, इस विशेषता पर भारत का संविधान साबित होता है, खरा उतरता है। दूसरा विशेषता है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, मूल रूप से तो भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, जिसने लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान सर्जित किया है। यद्यपि संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक अस्तित्व में रही है। इस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया, उस संविधान में 395 मूल अनुच्छेद, 22 भाग और 22 भागों के साथ 8 अनुसूचियां थी। इस समय अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। दोस्तों, एक ब्रिटिश विचारक हैं और इन ब्रिटिश विचारक या महोदय का जो नाम है वो है आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा है। क्या नाम है विचारक का? ब्रिटिश विचारक आइवर जेनिंग्स। और आइवर जेनिंग्स ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। 2 अलग अलग शब्द हैं। तो बड़ा संविधान इस सेंस में है कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और विस्तृत संविधान का मतलब है कि 395 के अंतर्गत भी अनेक खंड और उपखंडों को शामिल किया गया है, जो हर किसी प्रकार के नियम, रेगुलेशन, रूल्स और वक्तव्य को विस्तार से परिभाषित करते हैं। और हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है जिसमें 86 शब्द और 12 पंक्तियां हैं, जो एक बड़े ही दर्शन को अभिव्यक्त करती है, जो सच में संविधान की आत्मा के नाम से जानी जाती है। ठाकुर भार्गव के द्वारा उसे संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों, दूसरी जो विशेषता है लिखित संविधान वह भी है और हमारे यहाँ कानून के शासन और विधियों के समान संरक्षण को तवज्जो दी गई है। संविधान हमारे सर्वोच्च है। संसदीय सर्वोच्चता की अपेक्षा संसदीय और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय हमने स्थापित किया है। अब दोस्तों, तीसरी विशेषता के पास चलते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष और सक्रिय न्यायपालिका। यदि इस विशेषता की हम बात करें तो हम देखेंगे कि भारत में एक ऐसी न्यायपालिका को स्थापित किया गया है जो अमेरिका की जितनी शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन हमारी न्यायपालिका एक एकीकृत न्यायपालिका है। ऐसी न्यायपालिका जिसमें सर्वोच्च स्तर पर एक न्यायालय है जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा इस न्यायालय के अधीन राज्यों में न्यायालय होते हैं जिन्हें उच्च न्यायालयों के नाम से जाना जाता है, उच्च न्यायालयों के नाम से। इसके अलावा इनके अधीन और न्यायालय होते हैं जिन्हें अधीनस्थ न्यायालयों के नाम से जाना जाता है। हमारी न्यायपालिका एक इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है। ब्रिटेन की न्यायपालिका से शक्तिशाली है, अमेरिका की न्यायपालिका से कमजोर है। तो एकीकृत है, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है
और निष्पक्ष है। भारतीय संघ भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक संघ की न्यायपालिका का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालयों का जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायपालिका का जिक्र किया गया। तो हमारी न्यायपालिका का जिक्र संविधान में है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। चौथी विशेषता पर यदि हम चलते हैं दोस्तों, तो चौथी विशेषता आती है केंद्र की विधायिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो हमने समान प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया है, लेकिन केंद्र की विधायिका में सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यद्यपि यह प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। अर्थात हमारी राज्यसभा जो राज्यों की सभा है उसमें जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 प्रतिनिधि होते हैं, जबकि गोवा से केवल 1 प्रतिनिधि होता है, राजस्थान से केवल 10 प्रतिनिधि होते हैं। तो हमने प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया है, जो कि वितरणात्मक न्याय सिद्धांत का आधार है। अब इस आधार पर कि भारत की शासन प्रणाली संघात्मक है या नहीं है, आप और मैं दोनों ये कह सकते हैं कि भारत की शासन प्रणाली संघात्मक है, क्योंकि शासन की शक्तियों का विभाजन किया गया है, क्योंकि यहाँ लिखित संविधान और सर्वोच्च संविधान है, क्योंकि हमारे यहाँ एक स्वतंत्र निष्पक्ष और सक्रिय न्यायपालिका गठन किया गया जो एकीकृत है, और केंद्र की विधायिका यानी संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। राज्यसभा में हमने राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया है। इसलिए भारत की शासन प्रणाली एक संघात्मक शासन प्रणाली है। अब विवाद इस बात पर है, क्या भारत की शासन प्रणाली एकात्मक शासन प्रणाली है या नहीं है? तो एकात्मक शासन प्रणाली है या नहीं है, इसका मतलब है कि भारत की शासन प्रणाली न तो एकात्मक है और न ही संघात्मक है। भारत की शासन प्रणाली में कुछ लक्षण संघात्मक हैं और भारत की शासन प्रणाली में कुछ लक्षण एकात्मक हैं। तो संघात्मक और एकात्मक का हमने एक मिला जुला स्वरूप अपनाया। हम ये कह सकते हैं कि भारत की शासन प्रणाली में संघात्मक प्रणाली के लक्षण जो हैं वो कमजोर हैं या कम प्रभावी हैं, कमजोर या गौण हैं, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली के जो लक्षण हैं, एकात्मक शासन प्रणाली के जो लक्षण हैं, एकात्मक शासन प्रणाली के गुण जो हैं या लक्षण हैं, गुण वो मजबूत हैं, सक्रिय हैं या प्रभावी हैं या प्रमुख हैं। हमारी शासन प्रणाली ऐसी है जहां संघात्मक लक्षण कमजोर हैं और एकात्मक लक्षण प्रभावी हैं। अब एकात्मक लक्षणों की हम बात करेंगे, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो भारत के राज्यों की तुलना में संघ को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां प्रदान करते हैं। अगर हम आरंभ से बात करें तो सबसे पहले दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हम जिक्र करते हैं कि अनुच्छेद 3 व 4 का जिक्र किया जाएगा, जहां राज्यों का जो अस्तित्व है वह संघ की इच्छा पर है, अस्तित्व संघ की इच्छा पर है। ये सबसे बड़ा आधार है कि राज्यों का अस्तित्व ही किस पर है? संघ की इच्छा पर। कैसे है? जैसा आपको पता होगा, अनुच्छेद 3 और 4 के तहत भारत की संसद किसी भी राज्य के नाम में, इसका मतलब किसी भी राज्य के नामकरण, किसी राज्य की सीमा में, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी कर सकती है, वृद्धि कर सकती है, नाम बदल सकती है। इसलिए अंबेडकर ने ये कहा है कि हमारा जो संघ है वो अविनाशी संघ है, लेकिन हमारा संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघ का विनाश नहीं किया जाएगा, अविनाशी यूनियन आप कह सकते हो, परंतु राज्यों का विनाश किया जा सकता है। अमेरिका में राज्यों की सहमति के बिना उनका नाम, जमीन, क्षेत्रफल, सीमाएं बदल नहीं सकते, परंतु भारत में राज्यों की सहमति होना जरूरी नहीं है। यदि संसद चाहे तो राज्य की सहमति होने या नहीं होने से निर्धारित समयावधि में अगर वो सहमति दे तो ठीक है, नहीं सहमति दे तो भी राज्यों की सीमा में, नाम में और अन्य क्षेत्र और परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए भारत की संघ यानी कि संसद क्या है? शक्तिशाली है। तो सबसे पहला तो ये लक्षण है कि संघ के राज्यों या
राज्यों का अस्तित्व इस बात पर निर्भर है कि संघ चाहता है तो उनका अस्तित्व मिटाया जा सकता है और संघ चाहता है तो उनके अस्तित्व को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों क्या है, इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे नागरिकता का प्रावधान आता है। और नागरिकता अगर आपको याद हो तो भारत में कौन सी नागरिकता को अपनाया गया है, इकहरी नागरिकता को। यह प्रावधान हमने ब्रिटिश अलिखित संविधान से अपनाया है। भारत के नागरिक राज्यों के नागरिक नहीं होते साथियों, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ पर नहीं है। अमेरिका में एक नागरिकता न्यूयॉर्क का नागरिक होगा, दूसरा संघीय प्रणाली यूएसए संघ सरकार का नागरिक होगा। तो अमेरिका में हर राज्य की अपनी नागरिकता है और अमेरिकी संघ की अपनी नागरिकता है, परंतु भारत में केवल इकहरी नागरिकता है और इकहरे अधिवास को शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास संघ सरकार आती है और संघ सरकार में राष्ट्रपति आता है। इसका मतलब है कि जब राष्ट्रपति की बात की जाती है तो राष्ट्रपति किसका मुखिया होता है, संघ और इकाइयों सबका मुखिया होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास जो आपातकाल की शक्तियां हैं, एक तो आपातकाल के तहत तीन तरह के आपातकाल हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जिसे आपातकाल नहीं कहा जाएगा, राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, और तीसरा वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल की दशा में जो शक्तियां हैं वो राज्यों से कहां चली जाती हैं, संघ में चली जाती हैं। अगर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल है तो संसद प्रभावी है, और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय शासन लागू है तो भी संसद प्रभावी है, और अनुच्छेद 360 में भी संसद प्रभावी है। तो संसद में यद्यपि राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है परंतु लोकसभा इसमें ज्यादा प्रभावी होती है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में एक पदाधिकारी की नियुक्ति करता है जिसका नाम होता है राज्यपाल। अनुच्छेद 155 और 56 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल संवैधानिक रूप से राज्य की सरकार का मुखिया होता है, परंतु यह राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और राष्ट्रीय संघ सरकार की इच्छा से राज्यपाल को नियुक्त करता है, और राष्ट्रीय शासन के रूप में राज्यपाल पद का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया है। इसके अलावा साथियों यह राज्यपाल अनुच्छेद 200 और 201 के तहत कुछ बिलों को जो न्यायपालिका संबंधी तो आरक्षित करेगा ही करेगा, और यदि उसको लगता है कि किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना चाहिए तो वह ऐसे बिल को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। तो राज्य का कोई बिल या जो विधेयक होता है उसको वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, और यदि किसी बिल को एक बार राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया तो उस बिल पर यदि दोबारा पारित किया नहीं किया जाए अन्य समय में तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही वह कानून बन सकता है। सामान्य रूप से 3 माह और 1 माह 4 माह के बाद दोनों सदन अगर राज्यपाल को लौट देते हैं बिल तो साइन करता है, पुनर्विचार के लिए लौटाता है, दोबारा भेजते हैं साइन करता है। परंतु यदि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है तो वह बिल राष्ट्रपति के पास ही भेजा जाता है और राष्ट्रपति इसे इनकार भी कर सकता है, और पुनर्विचार के बाद लौटाने से भी राष्ट्रपति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि भारत में एकात्मक शक्तियों को ज्यादा प्रभावी रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो अनुच्छेद 249 का जिक्र आता है, जहां राज्यसभा किसी विषय को जो कि राज्य सूची का विषय है उसे क्या घोषित कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अब भले ही राज्यसभा में राज्यों के भागीदार हो, राज्यों के प्रतिनिधि हो, लेकिन उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने से उस पर 1 वर्ष के लिए कानून बनाने की शक्ति संघ के पास चली जाती है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 312, बहुत से उपबंध हैं लेकिन मैं मुख्य उपबंध बताऊंगा। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जो कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं,
इन भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों की जो नियुक्ति है वह नियुक्ति संघ सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली नियुक्ति है। इसके अलावा साथियों, अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है और जो वित्त आयोग पैसों के बंटवारे की अनुशंसा करता है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि पैसे को लेकर भी राज्य सरकारों या संघ की इकाइयों की तुलना में संघ की सरकार ज़्यादा प्रभावी होती है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राजभाषा आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, योजना आयोग, नीति आयोग अथवा राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग अथवा राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सभी आयोग भी एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिसे एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 249, 258, 258 और 3 के तहत भी वित्तीय शक्तियां संघ सरकार के पास ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 355 के तहत, अगर आपको याद हो तो अनुच्छेद 355 के तहत संघ का ये दायित्व है कि वह राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखे। इसके अलावा 365 के तहत यदि राज्य की सरकार कार्य नहीं कर पाए तो संघ की सरकार के द्वारा कार्य किया जाएगा। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो भारतीय शासन प्रणाली में संघात्मक लक्षणों को कमजोर बनाती हैं और एकात्मक लक्षणों को प्रभावी बनाती हैं। तो अब निर्णय क्या हो कि भारत की संघात्मक प्रणाली कैसी है? क्या भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक है या भारत की संघात्मक प्रणाली संघात्मक है? दोनों नाम है। भारत की शासन प्रणाली को लेकर विवाद अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वक्तव्य दिया है। अगर हम बात करें संघात्मक शासन प्रणाली के सबसे माने हुए विद्वान जिनका नाम है केसी वियर। केसी वियर के द्वारा भारतीय संघात्मक प्रणाली को क्या कहा गया है? केसी वियर कहते हैं कि भारत की संघात्मक प्रणाली प्रभावी एकात्मक लक्षणों वाली क्या है? प्रभावी एकात्मक लक्षणों वाली संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली है। केसी वियर ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जो शासन प्रणाली है उसमें एकात्मक लक्षण प्रभावी हैं और संघात्मक लक्षण कमजोर हैं। इसके अलावा केसी वियर कहते हैं कि भारत की शासन प्रणाली के लिए अगर एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो एक अच्छा सा शब्द इसके लिए उन्होंने काम में लिया है और वह है अर्ध संघ। इसे क्वेसी फेडरेशन, इंग्लिश में क्वेसी फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। केसी वियर के अलावा अन्य विद्वानों ने क्या कहा है? एक दूसरे महत्वपूर्ण और प्रभावी विचारक हैं जिनका नाम है C.H. अलेक्जेंड्रोविच। C.H. अलेक्जेंड्रोविच थोड़ा अलग नाम है परंतु आप समझ सकते हैं। C.H. अलेक्जेंड्रोविच का ये कहना है कि भारत का जो संघ है वह भारत का संघ न तो एक पूर्ण संघ है और न ही अर्ध संघ है। न तो वह पूर्ण संघ है और न ही वह एक संघ है, यानी कि न तो वह संघ है और न ही वह एकात्मक राज्य है। C.H. अलेक्जेंड्रोविच कहते हैं कि यदि भारत के इस संघ के लिए मैं एक शब्द का प्रयोग में काम लूं तो मैं कह सकता हूं कि यह परिसंघ कल्प है। यह एक ऐसे कन्फेडरेशन का आधार है जो संघात्मक स्वरूप से ही क्या होता है? अलग होता है। इनके अलावा और अन्य महत्वपूर्ण विद्वानों की हम बात करें तो उन विद्वानों में सबसे नंबर चोटी एक पर जो नाम आता है, टॉप पर जो नाम आता है, वह नाम आता है हेनरी ग्रेविन ऑस्टिन का। जो ग्रेविन ऑस्टिन है ये भी ब्रिटिश विचारक हैं और ग्रेविन ऑस्टिन का ये मानना है कि भारत का संघ कैसा है, बड़ा ही उन्होंने एक अच्छा शब्द की यूज लिया है। भारत का संघ सहकारी संघ है। इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाना चाहिए, सहकारी संघ कहना चाहिए, क्योंकि भारत के संघ में राज्यों के सहयोग के बिना इस संघ को संचालित करना संभव नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि सहकारी संघ है, सहयोगी संघ है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। इसके अलावा अन्य ब्रिटिश विचारक जिनमें मॉरिस जोन्स का नाम आता है, मॉरिस जोन का ये मानना है कि भारत का जो संघ है वह एक बार्गेनिंग करने वाला संघ है, जिसे सौदेबाजी वाला
संघ कह सकते हैं। अर्थात अलग अलग समय पर अलग अलग राज्य सरकारें प्रभावी होती हैं और वे ऐसे कोलिशन गवर्नमेंट में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं या उनका संचालन करती हैं। भारतीय विद्वान का भी नाम इसमें आता है और वो हैं डीडू बसु, जिन्होंने भारतीय संविधान पर सबसे प्रामाणिक पुस्तक भारतीय संविधान का एक परिचय लिखी है। और डीडी बसु का कहना है कि भारत का संघ न तो पूर्ण संघ है और न ही भारत का संघ अर्ध संघ है और न ही वह एकात्मक है। तो इस कहा जा सकता है न तो वह पूर्ण संघ है और न ही वह अर्ध संघ है और न ही वह एक संघ है। इसके अलावा केटी साहा जैसे विचारकों ने इसे प्रमोच या सुप्रीम संघ की संज्ञा भी दी है। तो दोस्तों ये था आज का सबसे महत्वपूर्ण व्याख्यान जो भारतीय संघीय प्रणाली की विवेचना करता है। अगर आप ब्रीफ में देखें तो भारतीय संघात्मक प्रणाली, सबसे पहले हमने संघ शब्द को समझा जो लैटिन भाषा के फोइड से बना है, जिसका मतलब संधि या समझौता होता है। यह फोइड्स वर्ड अमेरिकी सेनाओं से आया, जहां सेनाएं समन्वय और सहयोग पर कार्य करती हैं, एक यूनिट के रूप में कार्य करती हैं। यद्यपि वो अलग अलग होते हैं परंतु वो एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। दुनिया का पहला संघ अमेरिकी फेडरेशन है जो 1787 में बना। दूसरा संघ कनाडा का संघ है जो 1867 में बना। तीसरा संघ स्विट्जरलैंड है जो 1874 में बना। और इसके बाद ब्राजील और तमाम तरह के ऐसे संघों का निर्माण हुआ, जिन संघों में हम अगर नाम लें तो स्विट्जरलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नाइजीरिया, वेनेजुएला, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, रसिया आदि। अमेरिकी संघ 13 स्वतंत्र इकाइयों का समूह था, जबकि भारत में ऐसा कोई समूह नहीं था। भारत में फेडरेशन वर्ड का यूज 1935 के अधिनियम में लिया गया है, बाकी कहीं नहीं लिया गया है। अमेरिकी संघ अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत का संघ न तो पूर्ण संघ है और न ही अर्ध संघ है और न ही एकात्मक है। हम ये निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भारत का जो संघ है वो निसंदेह संघात्मक लक्षणों वाला कम प्रभावी और एकात्मक लक्षणों वाला प्रभावी संघ है, जहां अलग अलग धर्म, जातियों, भाषा, महिला, पुरुष, क्षेत्र, वर्गों के लोग रहते हैं। उस विविधता में एकता बनाए रखने के लिए हमने एक एकात्मक प्रभावी, संघात्मक कम प्रभावी शासन प्रणाली को अपनाया है, क्योंकि हमने 1947 से द्रविड़स्तान की मांग भारत से अलग और रियासतों के एकीकरण में आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान और चुनौतियों को ध्यान में रखा है। और इसीलिए हमें आगे चलकर खालिस्तान और अन्य जो डिमांड हैं संघ को चुनौती देने वाली, उनका सामना भी किया है। यही कारण था कि संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए भारत को एक ऐसा संघ दिया जो संघ भी है परंतु वह प्रभावी नहीं होगा। वह एकात्मक रूप से भारत एक रहना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए हमारी संघात्मक प्रणाली को एक विचित्र स्वरूप प्रदान किया गया है। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक पर शेयर करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साथ में साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।